अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। यानी हम देखेंगे कि पोलराइजेशन कितनी तरह की होती है। तो आपके पास तीन तरह के आप नाम देख रहे हैं, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली और एलिप्टिकली। फिर हम इनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे, यानी पहले डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल देखेंगे आया वाकई ऐसे होता है। तो जनाब, अब आपके पास शुरू करते हैं स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो हम कहेंगे तीन तरह की पोलराइजेशन स्टेट्स हैं, लीनियर, सर्कुलर और एलिप्टिकल। ये क्यों हमें पता कैसे चलेगा? वन लाइनर अगर हम कहेंगे किसी एक किस बात को देखते हुए आप ये फैसला करते हैं कि ये लीनियर है, सर्कुलर है या एलिप्टिकल है, वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन। यानी जिस सिंथ में हमारी लाइट प्रोपोगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करेगा। यानी लीनियर में उसका बिहेवियर कुछ और होगा, सर्कुलर में उसका बिहेवियर कुछ और होगा और एलिप्टिकल में उसका बिहेवियर कुछ और होगा। ठीक है, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो जरा समझते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब आपको जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव है, उससे मैं लीनियरली पोलराइज्ड बोलूं या प्लेन पोलराइज्ड बोलूं, एक ही बात है। तो क्या अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो एक ही सिमत में रहता है, तो आपके पास यानी किसी एक पॉइंट पे वो ऑसिलेट करेगा मगर इन फिक्स डायरेक्शन। जो आपके पास डायरेक्ट एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, या अभी आप जैसे फिग में भी देखते हैं, अभी मैं आता हूं इसके ऊपर, तो आप कहेंगे कि जो वेव का प्रोपोगेशन है जब वो प्लेन के साथ इंटरसेप्ट करता है, यानी एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन में, वो आपको एक लाइन दे रहा होता है, इसीलिए आप इसे लीनियरली पोलराइज्ड कह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे आप इस फिग को जरा समझें कि आपके पास लाइट मल्टीपल प्लेन्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जब वो अब यहां से गुजरी तो अब आपको सिर्फ एक लाइन मिल रही है और वो जो आपका एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो पोलराइजेशन हुई, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लीनियरली पोलराइज्ड। ओके हो गया बात? ठीक है, तो अब आपकी ये जो यहाँ पे सरफेस इसे इंटरसेप्ट कर रही थी, ये जो प्लेन इसे इंटरसेप्ट कर रही थी, उसको एक लाइन मिल रही है। ठीक है बात? तो इसलिए इसे लीनियरली पोलराइज्ड का। अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेन, अब प्लेन दो एक्सिस के बीच में होती है, कि वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे, और वो प्लेन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी जो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। तो दो तरह की प्लेन्स आ गई, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मौजूद है जो कि आपके पास परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहा। जिस फील्ड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उस प्लेन को क्या बोला? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोला। ये तो प्लेन के नाम हो गए, मगर अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कहां होगी? तो डायरेक्शन पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे पोलराइजेशन किस सिंथ में हुई, तो आप कहोगे जिस सिंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सिंथ के पैरेलल में। जैसे आप यहाँ पे सिनेरियो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर दिख रही है। ठीक है, मगर वो है कांस्टेंट, यानी एक ही सिंथ में रह रही है, मगर उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी आपके पास उसका मैग्नीट्यूड कभी ऊपर की जानी बढ़ रहा है, कभी नीचे की जानी बढ़ रहा है, मगर है वो उसी के परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपने समझनी है। तो मैंने जैसे कहा कि वो एक फिक्स प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेव ऑफ प्रोपोगेशन है, जिसे मैं के से जाहिर करूंगा, तो इसीलिए इसको प्लेन के अंदर होने की वजह से लीनियर पोलराइज को हम प्लेन पोलराइज्ड वेव भी बोलते हैं। तो उम्मीद है ये समझ आ गई। ये छोटी क्लासेस में मोस्टली यही पढ़ाई जाती है। अब जरा आगे चलते हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब आपके पास जो पोलराइजेशन होगी उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अब एक ही प्लेन में नहीं रहने वाला।
ठीक है। अब इसका मतलब लीनियर पोलराइजेशन नहीं हो रही। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट तो है मैग्नीट्यूड में, मगर जैसे जैसे वो आगे जाता है वो हेलिक्स बनाता है, किसके साथ? एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के साथ, यानी घूमता जाता है, घूमता जाता है, आगे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, मगर उस एक्सिस के साथ साथ क्या करता जाएगा? घूमता जाएगा। तो अब विद इन वन वेवलेंथ, यानी एक वेवलेंथ जब लाइट की गुजरेगी तो वो अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होगा। अब अगर आप यहां से, जहां से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है और आप उसकी रोटेशन को देखो, अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है तब हम उस पोलराइजेशन को क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलरली पोलराइज। और अगर आप उससे देखें, जहां से सोर्स से आपको लाइट जा रही है और आपका वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तब हम उसे लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड कहेंगे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मतलब सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के अंदर फर्दर दो डेफिनेशन है, राइट सर्कुलर पोलराइज्ड और लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। ओके होगी बात। अब आपको वो भी समझ आया, राइट में क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को रोटेट करना चाहिए एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के साथ। अब एलिप्टिकल में क्या है? सिनेरियो वही है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो एक फ्लैटेंड हेलिक्स बनाता है। अब होगा क्या कि जैसे आप सर्कल में देख रहे हो, आपके पास एक्स और वाई या वाई और जी के कंपोनेंट बराबर हैं, यहाँ पे कंपोनेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा और वो हेलिक्स बना रहा है, जाहिर सी बात है घूमता हुआ आगे जाएगा। तो अब आपके पास जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन होती है, आमतौर पे वो लीनियर और सर्कुलर के दरमियान की एक बात आ गई। तो हम कहेंगे कि लीनियर और सर्कुलर एक तरह से एक्सट्रीमम है एलिप्टिकल पोलराइजेशन के। अब जनाब ये आपको बेसिक मुद्दा तो समझ आ गया। अब आपको एलिप्टिकल पोलराइजेशन की भी समझ है, अब आपको सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट की भी समझ है, और लीनियर तो है ही साथ सी बात। अब इसका एनालिटिकल अप्रोच देखते हैं। हम कहेंगे जो पोलराइज्ड लाइट है पहले हम एलिप्टिकल के लिए बनाएंगे, फिर हम लीनियर और सर्कुलर को उसके स्पेशल केसेस के तौर पे देख लेंगे। लेट्स से EX और EY यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो आपने कंपोनेंट ले लिए, जाहिर वहां पे तो ढेर सारे होंगे, तो ऑसिलेशन जो आपके पास करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, हम कहेंगे ये आम तौर पे इन फेज नहीं होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एक्स पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वाई पे है, वो इन फेज नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई वेव हमारी जी डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो एक्स और वाई में है उसको लिखो। तो ई एक्स बराबर है ई ओ एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। सेकंड आपका जो कंपोनेंट y के लॉन्ग होगा ई वाई ई नॉट वाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये फाइव वन और फाइव नॉट वो जो है वो फेज डिफरेंस में जो नहीं थे, तो ये फेज कांस्टेंट, यानी जब तक चलेंगे इतने फेज के साथ फर्क के साथ चलते जाएंगे। अब यहाँ पे ई नॉट एक्स ई नॉट वाई क्या है? ये एम्पलीट्यूड आ गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां से इक्वेशन वन को अगर आप देखो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, क्या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टूल को ओपन किया जा सकता है? तो देखो मैंने क्या लिखा, कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव वन माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाइव वन, और ये ई नॉट एक्स को दूसरी तरफ ले गया तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन वन से मैंने इक्वेशन थ्री बना ली। इसी तरीके से इक्वेशन टू को भी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव टू को ओपन किया जा सकता है, ई नॉट वाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाइव। तो इक्वेशन तीन और चार आ गई अब आपके पास एक नई शक्ल में। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन तीन को मल्टीप्लाई करता हूं कॉस फाइव टू से, और इक्वेशन फोर को मल्टीप्लाई करता हूं कॉस फाइव वन से। तो क्या होता है जनाब, जरा इक्वेशन थ्री को कॉस फाइव टू से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन फोर को किससे मल्टीप्लाई करना था? कॉस फाइव वन से, वो भी लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी दोनों फैक्टरों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फाइव और सिक्स आ गई। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट साइड से। तो आप देखो आपने फर्स्ट फाइव में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइव वाली पहले लिख दी, सिक्स वाली बाद में लिख दी। अब आप इसमें देखो जरा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे जरा इनके साइन चेंज करोगे तो ये तो आइडेंटिकल है,
तो आपके पास ये कट जाएगा, कॉज के तीनों फैक्टर, यहाँ पे कॉज के तीनों फैक्टर आइडेंटिकल है, कट जाएंगे। अब चूंकि नीचे नेगेटिव का साइन आ गया था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये शुरू में आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे और बकिया क्या लिखोगे, साइन फाइव टू कॉस फाइव वन, ये शुरू में चूंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था ना, शुरू में आ गया, और ये माइनस में साइन फाइव वन कॉस फाइव टू लिख दिया। अब ये बुनियादी तौर पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टूल आ गया आपका, साइन फाइव टू माइनस फाइव वन का टूल बन गया। तो अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 7 कर दिया। वापस जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 को पहले मैंने cos फाइव टू से मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन 4 को cos फाइव वन से मल्टीप्लाई किया था। अब यही प्रोसेस दोबारा से दोहराना है, मगर अब किससे, इक्वेशन 3 को sin फाइव टू से और इक्वेशन 4 को sin फाइव वन से मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरीके से मैंने इक्वेशन 3 में देखो तो मैंने sin फाइव टू से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे भी कर दिया, राइट पे भी कर दिया। इक्वेशन 4 को sin फाइव वन से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट से, राइट राइट से हो जाएगा। अब साइन वाले फंक्शन एक जैसे आ गए, यानी ये जो साइन के तीनों फैक्टर हैं, ये साइन के तीनों फैक्टर आइडेंटिकल हैं, ये जब दायरा सब्ट्रैक्ट करेंगे एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, ये कट जाएंगे। अब यहां से cos ओमेगा टी इसमें भी है, cos ओमेगा टी इसमें भी है, कॉमन लिया जा सकता है। बाकी आपके पास cos फाइव वन sin फाइव टू माइनस cos फाइव टू sin फाइव टू, ये भी आपके पास sin फाइव टू माइनस फाइव वन आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 को आपने स्क्वायर करना है। जब आप स्क्वायर करोगे, लेफ्ट साइड का स्क्वायर, राइट में राइट का स्क्वायर, फिर ऐड हो जाएगा। तो अब जरा पहले यहीं पे देख लो, जब ये आपके पास इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने अभी से ओपन नहीं किया, एज अ होल स्क्वायर लिख दिया। इसका इक्वेशन नंबर 10 का जो लेफ्ट है वो मैंने स्क्वायर लिख दिया। राइट पे देखो क्या है, ये है साइन ओमेगा टी साइन फाइव टू माइनस फाइव वन, ये कॉस ओमेगा टी साइन स्क्वायर फाइव टू माइनस फाइव वन। जब आप बच्चे स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लेने से ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, जब आप जमा करोगे तो ये साइन स्क्वायर फाइव टू माइनस फाइव वन कॉमन लो, तो वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए वो ये फैक्टर तो बीच में से गायब हो जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर फाइव टू माइनस फाइव वन बचेगा आपके पास, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास सिंपल अलजेब्रा है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, ये इस शक्ल में आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर ई नॉट वाई स्क्वायर माइनस टू ई एक्स ओवर ई नॉट एक्स ई वाई ओवर ई नॉट वाई, और यहाँ पे cos फाइव टू माइनस फाइव वन साइन स्क्वायर फाइव टू माइनस फाइव वन। अब मैं इसके केस बनाता हूं ताकि हमें पता लगे पोलराइजेशन का मामला। तो आपके पास अगर फाइव टू माइनस फाइव वन यानी फेज डिफरेंस नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मतलब ये रखोगे, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो साइन जीरो पे जीरो होता है, कॉस जीरो पे 1 होता है, तो इसका ना ये फैक्टर 1 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट किया आ गया। अब आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का कंसेप्ट समझ सकते हैं, तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये a का रोल अदा करेगा, ये b का रोल अदा करेगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ 0 है तो आप इसे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास पैटर्न पे लिखा जा सकता है। अब आप इसमें से नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ई वाई को एक तरफ करो, ई नॉट वाई दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब ई नॉट वाई भी कांस्टेंट है, ई नॉट एक्स भी कांस्टेंट है, तो क्या ये आपके पास एक तरह से लाइन की इक्वेशन नहीं आ गई? तो ये स्लोप का कंसेप्ट आ गया, ई नॉट वाई और ई नॉट एक्स, तो इसका ना ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आपके पास ये स्लोप है, तो आपके पास ये जो पोलराइजेशन हुई ये लीनियर पोलराइजेशन थी। तो अब आपको समझना है लीनियर पोलराइजेशन कब आएगी, जब दोनों में फेज डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसमें एक और बात भी है कि अगर दो अलग अलग पोलराइज लाइट सुपरपोजिशन करती हैं तो वो इन फेज है, तो उनका रिजल्टेंट भी लीनियर आएगा, आपके पास लीनियर पोलराइज ऑसिलेशन ही आएगी। और यही मामला आप 180 डिग्री के साथ भी देख सकते हैं कि अगर फेज डिफरेंस में 180 है तो सेम रिजल्ट्स ही आएंगे आपके पास, मगर एक फर्क आ जाएगा कि अब आपकी जो नेगेटिव जो लाइन है वो नेगेटिव जी एक्सिस पे आ जाएगी, एंगल वही रहेगा सारे का सारा। तो ये बस फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं। अगले केस पे चलते हैं जी। अगर फेज डिफरेंस 90 का आ जाए तो ये इक्वेशन वो थी जो हमने लास्ट इक्वेशन 11 बनाई थी, इसमें आप 90 प्लेस करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 90 प्लेस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका अंदर रिमेनिंग फैक्टर आपके पास ये शक्ल में आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये तो एलिप्स की इक्वेशन बन गई।
तो अब यहां से एक और चीज है कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट पोलराइज ऑसिलेशन है जो सुपर पोजिशन करती है इस एंगल पे, यानी फेज डिफरेंस उनमें कितने का है, 90 का है, तो वो क्या बनाएंगी, एलिप्टिकल पोलराइज ऑसिलेशन होंगी, जो आपके पास जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्स एक्सिस पे चल रही होंगी। तो लोकस जो पोलराइज वेक्टर का होगा वो आपके पास लिफ्ट एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में जाएगा। अच्छा जी, अब अगली शर्त केस सी में देखो कि यहाँ पे 90 का फेज डिफरेंस था, ठीक है। अब मगर एक शर्त और आ गई कि जितना आपका एम्पलीट्यूड एक्स वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है उतना ही वाई वाले का है, आप इसे जनरल ई कह देते हैं। तो अब ये दोनों शर्तें लेके आप इसमें प्लेस करते हैं तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ये तो सर्कल की इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर आप सुपरपोजिशन देखते हैं दो लीनियरली पोलराइज ऑसिलेशन की जिनमें 90 डिफरेंस आ रहा है तो वो आपके पास सर्कुलर पोलराइज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपके पास जनाब यहां से रिजल्ट क्या है कि आपकी जो पोलराइजेशन आ रही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव जी एक्सिस पे है, आप उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। वो कैसे कि आपके जो राइट हैंड की फिंगर्स की कर्ल है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस सिंथ में रोटेट कर रहा है, उस सिंथ में उंगलियां रोटेट कर दो। थंब जो होगा वो एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो जो आपके पास सर्कुलर पोलराइज जिसमें यानी एक्सिस ऑफ जिसे कह लो ना अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिखा है, आप बेहतर समझो तो अलोंग प्रोपोगेशन, जहां पे आपके पास एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन है उस सिमत में आ जाएगा। तो आपके पास सर्कुलर जो पोलराइज ऑसिलेशन है वो पॉजिटिव जी और नेगेटिव यानी राइट हैंडेड आप सर्कुलर पोलराइजेशन भी कह सकते हो उसे। तो उस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे राइट हैंड रूल को यूज करते हुए। तो जनाब अब आपने देखा कि हमने स्टेट ऑफ पोलराइजेशन समझी, पहले हमने उनकी डेफिनेशनों को समझा, उसकी फिजिक्स के कंसेप्ट को समझा, फिर हमने उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया, हमने पूरा एक फार्मूला बनाया, फिर उसमें मुख्तलिफ फेज डिफरेंस देख के हमें पता चला कि भाई कब आपके पास लीनियर आएगी, कब आपके पास सर्कुलर आएगी, कब आपके पास एलिप्टिकल आएगी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।